जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज जो आपका यूट्यूब चैनल है, उस पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ क्या रहे थे, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे थे। और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़े, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़े, दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़े। आइए उससे आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसके बारे में हम लोग आज की क्लास में चर्चा करते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो जन्म है 26 सितंबर 1820। 26 सितंबर 1820, कम से कम आप 1820 याद रखिएगा कि इनका जन्म 1820 में हुआ था। और इनका जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंसी में ही इनका जन्म हुआ था। इनको मुख्य तौर पर हम लोग याद करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि इन्होंने बाल विवाह को लेकर के समाज में सुधार किए। और मुख्य रूप से जो इनको विशेष तौर पे जाना जाता है वो विधवा पुनर्विवाह को लेकर के जाना जाता है। विधवा पुनर्विवाह। अब ये दोनों चीज को हम लोग समझेंगे। उस समय होता क्या था कि लड़कियों की शादी 10 साल, 11 साल, 12 साल में कर दिया जाता था। आज भी समाज में देखते होंगे आप, ये चीज देखने को मिलता होगा कि समाज के जो लोग हैं, मतलब लड़कियों के प्रति ज्यादा ये रहते हैं, मतलब वो ये मानते हैं कि लड़की हमारी घर की इज्जत है, बहू बेटी हमारी घर की इज्जत है, उसी की वजह से हम घर के बाहर समाज में उठते बैठते हैं। अगर वो कहीं गलत कदम उठा लेगी, अगर वो अपना मन से शादी कर लेगी या किसी और लड़के के साथ मतलब प्रेम प्रसंग में आकर के भाग जाएगी स्पष्ट रूप से, तो हमारी इज्जत प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। और वही लड़का घर में चोर निकले, आवारा निकले, बहाया निकले, निकम्मा निकले, कुछ भी करे, लफुआगिरी करे, उससे कुछ समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं अगर लड़कियां कुछ गलत कदम उठाती है तो इससे जो है समाज के लोग उसको जीना हराम कर देते हैं। इसी वजह से लड़कियों का शादी जो है पहले 10 वर्ष, 8 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष की अवस्था में कर दिया जाता था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मानना यह था कि लड़कियों का शादी जो 10 वर्ष, 12 वर्ष में कर दिया जाता है, और इस वजह से लड़कियों को जो है कई सारी बीमारियों से भी जूझना पड़ता था। जैसे कि कम उम्र में शादी हुआ तो स्वाभाविक है कम उम्र में बच्चा होगा। जब कम उम्र में बच्चा होगा तो उसे मानसिक स्थिति, जो मानसिक विकास होता है वो रुक जाएगा, शारीरिक विकास रुक जाएगा। उसके बाद जो है कई प्रकार की बीमारियां से वो ग्रसित भी हो जाएगी। तो ये सब तमाम वजह से लड़कियों को जूझना पड़ता था। मानसिक विकास रुक जाता था, शारीरिक विकास रुक जाता था, कई प्रकार की बीमारियां हो जाती थी कम उम्र में बच्चा को जन्म देने से। शिक्षा का अभाव रहने से, शिक्षा की कमी रहने से जो है लड़कियां जो है ज्यादा बच्चा पैदा करती थी। 5-5, 6-6, 7-7 बच्चा पैदा करती थी एक लड़की, जिसके वजह से जो है उसको जो है काफी सारी समस्याओं से झेलना पड़ता था। तो इस सारी समस्याओं से लड़कियों को उबारने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बाल विवाह प्रथा का विरोध किया। और जो ये विधवा पुनर्विवाह था, विधवा पुनर्विवाह मतलब जिस लड़की को हस्बैंड मर जाता था, जिस किसी भी शादीशुदा लड़की की किसी भी पत्नी का पति जब मर जाता था तो उस लड़की को जो है ससुराल वाले एक्सेप्ट नहीं करते थे। आज भी समाज में कई जगह देखते होंगे, अब तो एक्सेप्ट करने लगा है समाज। अगर किसी भी लड़की का अगर पति मर जाता है जवानी में तो उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते थे, और न ही उस लड़की को उसके मायके वाले एक्सेप्ट करते थे। मतलब उसको जो है हे नजर की दृष्टि से देखते थे कि कैसन तू मतलब कुसंस्कारी हो, मतलब कि तुमसे उस लड़का का शादी हुआ और उस लड़का का देहांत हो गया, है ना। तो इस वजह से उस लड़की को कोई एक्सेप्ट नहीं करता था, समाज भी एक्सेप्ट नहीं करता था, दर दर भटकना पड़ता था। तो इस चीज से व्यथित होकर के ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह को भी लागू करवाया, और विधवा से कोई विवाह करना नहीं चाहता था। तो अगर आप समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, समाज में सुधार लाना चाहते हैं, और जो बात को या जो भी चीज को आप समाज से उपेक्षा करते हैं, वो चीज को सबसे पहले आपको खुद से फॉलो करना होगा। तो विधवा से जो है कोई विवाह नहीं करना चाहता था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सबसे पहले अपने बेटे को ही किसी विधवा महिला से जो है विवाह करवा करके मतलब समाज को ये सूचना दिया, ये जो है समाज को एक नई दिशा दी कि देखिए हम अपना पुत्र का विवाह विधवा महिला से करवाए हैं। और इस तरह से आप समाज मतलब जो भी है, आप भी हैं, मतलब जो विधवा महिला है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए।
ठीक, तो इस तरह से ये दो चीजों में जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है किनका, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। और इनका एक पत्रिका था सोम प्रकाश, ये जो एक पत्रिका लिखे थे उस पत्रिका का क्या नाम था दोस्तों, सोम प्रकाश। सोम प्रकाश को आप ध्यान में रखेंगे, ये जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखित पत्रिका है। और सोम प्रकाश पत्रिका को ही बंद करवाने के लिए, इसी को बंद करवाने के लिए जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और जब यहां पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का बात हुआ है तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन लाया था, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया, ठीक। और वही रिपन, जब रिपन का शासनकाल आया 1880 के बाद, 1880 के बाद जो है लॉर्ड लिटन का शासनकाल आता है, सॉरी रिपन का शासनकाल आता है, मतलब लिटन जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया है और रिपन हटाया है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मुख्य रूप से सोम प्रकाश पत्रिका को बंद करने के लिए लाया गया। और जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया तो सोम प्रकाश पत्रिका के साथ साथ भारतीय जो समाचार पत्रिका होती थी, कई सारे भारत की भाषा में, भारतीय भाषा में जो समाचार पत्र पत्रिकाएं छपती थी, वो सब भी पत्रिकाएं को जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत बंद कर दिया गया था, ठीक। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय लाया गया था, ठीक। तो सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा रचित ये पत्रिका है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ये जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह, जिसके वजह से इनको हम याद करते हैं और इनके बारे में पढ़ते हैं, ये 1856 में लागू किया गया था। और 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय, कैनिंग के समय ही 1857 की क्रांति होती है, ठीक। 48 से 56 तक लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के वायसराय के पद पे रहता है और कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय भी बनता है, ठीक। तो 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह को लागू किया गया और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लागू किया गया, ठीक। तो इतना चीज को जो है आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद बाल विवाह प्रथा, बाल विवाह प्रथा के बारे में विस्तार से समझते हैं कि अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में बाल विवाह से संबंधित कई सारे नियम जो है जारी किए थे, उसको हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। बाल विवाह प्रथा को विस्तार से जानते हैं। बाल विवाह प्रथा, बाल विवाह प्रथा, बाल विवाह में जो है बच्चों की शादी, लड़कियों की शादी या लड़कों की भी शादी, खासकर लड़कियों की शादी 8 वर्ष 9 वर्ष की अवस्था में कर दिया जाता था। जब ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाया कि लड़कियों की शादी 8 वर्ष 9 वर्ष अवस्था में जो कर दी जाती है, इसके खिलाफ एक नियम बनाया जाए और लड़कियों की शादी की उम्र को जो है बढ़ा करके एक निर्धारित उम्र सीमा तय की जाए। तो होता क्या है कि 1860 ईस्वी में, 1860 ईस्वी के आसपास जो है अंग्रेज अधिकारी ईश्वरचंद्र विद्यासागर से प्रेरित होकर के 1860 में एक नियम बनाया, एक कानून बनाया कि 10 वर्ष से कम उम्र में किसी भी लड़की का शादी करना दंडनीय अपराध होगा। मतलब 10 वर्ष से कम उम्र में आप किसी लड़की का शादी नहीं कर सकते, ठीक। और 1860 में बनाया गया था। तो यहाँ पर आप देखिए बाल विवाह प्रथा से संबंधित 2-3 नियम है, उसको हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले बाल विवाह प्रथा से संबंधित एक एक्ट बना था, वो था सिविल मैरिज या नेटिव मैरिज एक्ट। सिविल मैरिज एक्ट, सिविल या नेटिव मैरिज एक्ट, सिविल या नेटिव मैरिज एक्ट, इसके बारे में देखते हैं। ये जो है सिविल या नेटिव मैरिज एक्ट जो है केशव चंद्र सेन के प्रयास से लागू हुआ था। इसके प्रयास से आचार्य केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन के बारे में आप पिछले क्लास में विस्तार से पढ़े थे, ये कि ये जो है ब्राह्मण्य समाज जो था संस्था, जिसका संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, वो ब्राह्मण्य समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे। और इन्हीं के समय में जो है ब्राह्मण्य समाज 2 भाग में टूट करके बटा था, एक आदि ब्राह्मण्य समाज और एक भारतीय ब्राह्मण्य समाज। तो भारतीय ब्राह्मण्य समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे केशव चंद्र सेन, और आचार्य केशव चंद्र सेन के सहयोग से ही सिविल या नेटिव मैरिज एक्ट जो है लागू किया गया था, ठीक, इसी की प्रेरणा से। और 1872 में ये जो है 1872 में लागू किया गया था। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण बात है उसको हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक उस समय भारत का वायसराय के पद पे था और नॉर्थब्रुक के शासनकाल में ही सिविल या नेटिव मैरिज एक्ट आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से लागू किया गया। और इसमें जो है लड़कों और लड़कियों, लड़कों की शादी का उम्र, इसमें लड़कों की शादी का उम्र 18 वर्ष
और लड़कियों की शादी का उम्र जो है 12 वर्ष निर्धारित किया गया था। 12 वर्ष और 18 वर्ष, इसमें लड़कों की शादी का उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया था और लड़कियों की शादी 12 नहीं 14 होगा, 14 वर्ष, 14 और 18। जब सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट बनकर के आया आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, तो इसमें लड़कों की शादी का उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की शादी का उम्र 14 वर्ष जो है निर्धारित किया गया। और आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही इस एक्ट को लाया गया और सबसे पहले इस एक्ट का उल्लंघन केशव चंद्र सेन ने ही किया। क्या किया? केशव चंद्र सेन जो है अपना बेटी का विवाह 12 साढ़े 12 साल की अवस्था में कर दिया। जब केशव चंद्र सेन ने अपनी बेटी का विवाह 12 साढ़े 12 साल की अवस्था में कर दिया, इससे जो है एक लोगों के अंदर जो एक निगेटिव संदेश गया कि इन्हीं की प्रेरणा से ये एक्ट को लागू किया गया था और इस एक्ट का उल्लंघन केशव चंद्र सेन ने ही किया। इस भी चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। 18 वर्ष और 14 वर्ष, इस दोनों को आप ध्यान में रखेंगे कि सिविल या नेटिव मैरिज एक्ट में लड़कों की शादी का उम्र 18 और लड़की की शादी का उम्र 14 वर्ष किया गया था निर्धारित। लेकिन इस एक्ट के बनने के बाद, लागू होने के बाद इस एक्ट का उल्लंघन होने लगा। इस एक्ट का उल्लंघन कैसे होने लगा? सबसे पहले उल्लंघन तो केशव चंद्र सेन कर दिया। लड़कियों की शादी का उम्र 14 वर्ष निर्धारित किया गया था और ये 12 साल में अपना बेटी का शादी कर लिया। उसके बाद होता क्या है, एक रखमाबाई राउत मुकदमा होता है। रखमाबाई मुकदमा होता है। रखमाबाई एक भारतीय महिला थी और रखमाबाई का शादी जो है दादाजी भीखाजी के साथ हुआ था। दादाजी भीखाजी नाम के एक व्यक्ति थे, उन्हीं के साथ हुआ था। और रखमाबाई का शादी जो है दोस्तों 11 साल की अवस्था में कर दिया गया था। तो शादी के बाद हर कोई पति चाहता है कि पत्नी मेरे साथ रहे, लेकिन शादी के बाद रखमाबाई जो है अपने मायके में रह रही थी, अपने मम्मी पापा के साथ रह रही थी। और दादाजी भीखाजी चाहते थे कि शादी विवाह होने के बाद जो है मेरी पत्नी पर मेरा वैवाहिक दाम्पत्य अधिकार है, इस वजह से पत्नी हमारे पास रहे। और रखमाबाई जो है अपने पति के पास जाना नहीं चाहती थी। तो इस वजह से जो है दादाजी भीखाजी जो थे वो केस कर दिए। तो केस का जो फैसला हुआ वो भीखाजी के पक्ष में आया। दादाजी भीखाजी थे, उनके पक्ष में आया। तो उस फैसले से परेशान होकर के जो रखमाबाई महिला थी वो जो है ब्रिटेन की महारानी के पास चली गई गुहार लगाने के लिए कि हम जो है दादाजी भीखाजी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, हमारा शादी कम उम्र में किया गया है, हम इस शादी से संतुष्ट नहीं हैं, हम वैवाहिक जीवन में उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। अतः जो है हम पे रहम करते हुए हमारी फैसला को मतलब बदला जाए। तो ब्रिटेन की महारानी थी, वो भी महिला, ये जो दुख दर्द लेकर के गई ये भी महिला। तो इस महिला के बात से प्रभावित होकर के ब्रिटेन की महारानी ने दोनों के वैवाहिक जीवन को ही समाप्त कर दिया। मतलब दोनों के वैवाहिक जीवन को समाप्त करने का घोषणा किया। इस वजह से किया कि सिविल या नेटिव मैरिज एक्ट के तहत इस समय लड़कियों की शादी का उम्र, न्यूनतम उम्र 14 वर्ष निर्धारित किया गया था, जबकि रखमाबाई राउत का विवाह 11 वर्ष में कर दिया गया था। तो इस वजह से इस एक्ट का उल्लंघन हुआ। करना था 14 साल में, आयकर माँ बाप कर दिया 11 साल में विवाह। इस वजह से इस एक्ट का उल्लंघन हुआ। तो इस वजह से ब्रिटेन की महारानी जो है रखमाबाई राउत और मैडम जो रखमाबाई राउत और दादाजी जो भीखाजी थे उनके विवाह को अलग थलग कर दिया और वैवाहिक जीवन को समाप्त कर दिया। इस वजह से अब इस एक्ट में परिवर्तन लाने के लिए, सिविल या नेटिव मैरिज एक्ट में परिवर्तन लाने के लिए सम्मति आयु अधिनियम लागू किया गया। सम्मति आयु अधिनियम, क्योंकि इस एक्ट में जो है जो 14 साल लड़की की शादी का उम्र का निर्धारित किया गया था न्यूनतम उम्र, और इस उम्र का उल्लंघन हो रहा था। केशव चंद्र सेन उल्लंघन किया, फिर रखमाबाई का विवाह 11 साल में कर दिया गया और इस केस जो है ब्रिटेन की महारानी तक पहुंचा। इसी वजह से इसमें संशोधन करने के लिए सम्मति आयु अधिनियम लागू किया गया। और सम्मति आयु अधिनियम के तहत लड़कों का जो शादी का उम्र था इसको तो 18 वर्ष रखा गया, लेकिन लड़की के जो शादी का उम्र था इसको 14 वर्ष से घटा करके 12 वर्ष कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 14 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया गया? 12 वर्ष कर दिया गया। और महाराष्ट्र के पारसी धर्म सुधारक बहराम जी मालावारी, ये जो है महाराष्ट्र के एक व्यक्ति थे
और वो थे पारसी धर्म सुधारक, पारसी धर्म सुधारक थे, और उनका नाम क्या था? बहराम जी मालाबारी, बहराम जी मालाबारी, ठीक, मालाबारी। महाराष्ट्र के एक व्यक्ति हुए, वो पारसी धर्म सुधारक थे, उनका नाम था बहराम जी मालाबारी, और यही बहराम जी मालाबारी के सहयोग से, इन्हीं के प्रयासों से सम्मति आयु अधिनियम लाया गया, और सम्मति आयु अधिनियम के तहत, सम्मति न होगा, ये हर्षी हटेगा यहां से, सम्मति आयु अधिनियम के तहत लड़कियों की जो है शादी की उम्र को घटा करके 14 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया गया? 12 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद एक आता है शारदा एक्ट, शारदा एक्ट, शारदा एक्ट अधिनियम, ठीक, शारदा एक्ट अधिनियम। ये जो है राजस्थान के शिक्षाविद हरविलास शारदा, हरविलास शारदा, हरविलास शारदा, ये जो है राजस्थान के एक शिक्षाविद थे, शिक्षाविद मतलब शिक्षा के जगत में काम करने वाले, उनका नाम था हरविलास शारदा, हरविलास शारदा, और इन्हीं के नाम में शारदा लगा हुआ है, और इन्हीं के प्रयासों से, हरविलास शारदा के वजह से शारदा एक्ट को लाया गया, ठीक, शारदा एक्ट को क्या किया गया? लाया गया। और शारदा एक्ट 1929 में आया, लेकिन 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ, और इसमें लड़कियों की शादी को जो है फिर से बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 14 साल कर दिया गया। बॉय का उम्र 18 ही रखा गया, और गर्ल का उम्र जो है 14 वर्ष कर दिया गया। और ये जो हुआ था इरविन के शासनकाल में 1800, इरविन के शासनकाल में हुआ था, इरविन, ठीक। ये सब चीज को आप क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। 1929 और 30, 1930 को ये लागू किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या क्या आपको बताया? सिविल नेटिव मैरिज एक्ट बताया, उसके बाद सम्मति आयु अधिनियम बताया, और शारदा एक्ट बताया। ये है कुछ नहीं, इसको आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि सबसे पहले इस एक्ट के तहत, सिविल नेटिव मैरिज एक्ट के तहत लड़की के विवाह का उम्र 14 साल किया गया। जब इस एक्ट का उल्लंघन होने लगा तो फिर घटा करके 12 वर्ष किया गया, और जब 12 वर्ष किया गया ना, तो बाल गंगाधर तिलक इसका विरोध किए थे। ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि सम्मति आयु अधिनियम का विरोध किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक इसकी आलोचना किए थे, विरोध किए थे, ठीक। और 12 वर्ष फिर बढ़ा करके शारदा एक्ट अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी का जो उम्र है उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 14 साल कर दिया गया, ठीक। इसी भी, ये सब बात को भी आप क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। उसके बाद इस एक्ट ने, जब सिविल नेटिव मैरिज एक्ट ने, इस एक्ट ने क्या किया कि बहुविवाद को समाप्त कर दिया। जो एक से ज्यादा विवाह करते थे, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो विवाह करता था। मुस्लिम धर्म में 4 गो 5 गो अभी भी शादी कर लेता है लोग, लेकिन हिंदू धर्म में एक ही विवाह मान्य है। इस एक्ट से पहले हिंदू धर्म में 4 गो 5 गो शादी, 2 गो 3 गो सब विवाह कर लेता था। अब 2 गो 3 गो विवाह करने से क्या होता है? तो आप करिएगा तब पता चलेगा, ठीक। अभी तो 1 गो विवाह करना मुश्किल है, और पहले जो लोग हैं 2 गो 3 गो 4 गो मनमाना विवाह करते थे, जितना मन किया उतना विवाह करते थे। तो करिए, 1 गो के बाद 2 गो विवाह करिए, भले इस एक्ट का उल्लंघन कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, 2 गो 4 गो विवाह कीजिए, घर में डेली लठा लठौल मुरी फोड़ा फरौल होगा, दोनों में झोटा झोटौल होगा, मजा आ जाएगा, ठीक। तो सिविल नेटिव मैरिज एक्ट के तहत बहुविवाद प्रथा को भी खत्म कर दिया गया। मतलब जो हिंदू धर्म में जो बहुविवाद चली आ रहा था, एक से ज्यादा विवाह करते थे, उस चीज को समाप्त किया गया। और इस एक्ट ने, सिविल नेटिव मैरिज एक्ट ने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया। अंतरजातीय विवाह का मतलब आप दूसरे जात की लड़की से विवाह कर सकते हैं, या दूसरे जात की लड़की दूसरे जात के लड़का से विवाह कर सकता है। मतलब समाज के लोग चाहते हैं कि हम अपने बेटा का विवाह, हम अपने बेटी का विवाह हम अपने समाज में करें, हम अपने ही जाति में करें, मतलब हम अपने ही जाति में करें। जैसे कि कोई राजपूत समाज से बिलोंग करता है, कोई यादव समाज से बिलोंग करता है, कोई पासवान समाज से बिलोंग करता है, तो वो चाहते हैं कि हम अपना बेटी के शादी, अगर हम पासवान है तो पासवान में ही करें, अगर राजपूत है तो राजपूत में ही करें, यादव है तो यादव में ही करें। लेकिन इस एक्ट ने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया, और अभी भारत में ऐसा नियम कानून भी है कि अगर आप विवाह करने योग्य हो गए हैं, लड़का का उम्र 21 वर्ष हो गया है, लड़की का उम्र 18 प्लस हो गया है, तो आप जो है किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में विवाह कर सकते हैं। अंतरजातीय विवाह अभी भी लागू है। मतलब अगर आप यादव समाज से हैं तो राजपूत समाज में विवाह कर सकते हैं, राजपूत समाज में है तो यादव समाज में विवाह कर सकते हैं। जो ब्राह्मण समाज से आते हैं वो
कास्ट समाज में विवाह कर सकते हैं, जो कास्ट समाज में आते हैं वो ब्राह्मण समाज में विवाह कर सकते हैं, जो ब्राह्मण समाज में आते हैं वो पासवान समाज में विवाह कर सकते हैं, जो पासवान समाज में आते हैं वो ब्राह्मण समाज में विवाह कर सकते हैं। मतलब अगर आपका उम्र शादी करने का उम्र हो गया है, अगर आप फैसला लेने में सक्षम है तो कीजिए, जहां विवाह करना है कीजिए, सरकार इसके लिए आपको नहीं रोक रही है। ठीक, तो ये सब चीज को आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। रखमाबाई मुकदमा के बारे में आप जान ही गए कि रखमाबाई क्या की थी। उसका जो है शादी 11 साल में कर दिया गया था और इस वजह से वो दादाजी भीखा जी के साथ नहीं रहना चाहती थी और केस गया था ब्रिटेन की महारानी के पास और इस एक्ट का उल्लंघन हुआ। उसी की वजह से ये सब सम्मति आयु अधिनियम आया। तो आप इस तीनों एक्ट को क्या रखेंगे दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। ठीक, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहां से आपको क्या होता है, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक चीज और यहां पे समझ लीजिए कि शारदा एक्ट के तहत लड़कों का शादी का उम्र 18 साल और लड़की के शादी का उम्र 14 साल तो किया गया था, लेकिन 1978 में जब गैर कांग्रेसी सरकार बनता है 1978 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई रहते हैं। तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में क्या होता है, इस शारदा एक्ट अधिनियम को संशोधित करके, इस एक्ट को संशोधित करके लड़का के ब्याह करे के उम्र को 21 वर्ष कर दिया जाता है और लड़की के ब्याह करे के उम्र को 18 वर्ष कर दिया जाता है। मतलब इससे अगर आप कम उम्र में ब्याह करते हैं तो आपके ऊपर क्या होगा, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो जो है शारदा एक्ट में संशोधन कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। इस भी चीज को आप ध्यान में रखेंगे। गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई के समय में हुआ और वर्तमान में अभी भी लड़का के विवाह का उम्र, न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और लड़कियों के विवाह का न्यूनतम उम्र कितना है, 18 वर्ष है। ठीक, तो मिटाते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। तो ये था दोस्तों आपका बाल विवाह। बाल विवाह, ठीक है, पहले 10 से 12 साल में विवाह हो जाता था दोस्तों, और अभी 30-40 साल तक जो है विवाह नहीं हो रहा है, देख ही रहे हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। कभी कभी रील्स वगैरह देखते हैं, रील्स वगैरह में नहीं रहता है कि पहले के लोग 10 साल 12 साल में ब्याह करके जो है मस्त रहते थे और अभी जो है 30 साल 35 साल की उम्र में तैयारी चल रहा है, तो वो सब बात है। तो आइए आगे, कुछ और समाज सुधारक हुए उनके बारे में जो है हम लोग पढ़ते हैं। एक यंग बंगाल आंदोलन हुआ था, यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन के बारे में। ये जो है इस यंग बंगाल आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे हेनरी लुइस बिबिबियन डेरेजियो। कौन थे, हेनरी लुइस बिबिबियन डेरेजियो। बिबिबियन डेरेजियो भी आप याद रखिएगा तो चलेगा, डेरेजियो, ऐसे इनका पूरा नाम था हेनरी लुइस बिबिबियन डेरेजियो। ठीक, और यंग बंगाल आंदोलन जो है ये हुआ था 1826 में। इस भी याद रखना, इस समय महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सब हॉट प्रश्न है, हॉट प्रश्न, यहाँ से एग्जाम में कई बार आया है प्रश्न, इसलिए इसमें भी याद रखना जरूरी है। नेतृत्व कौन किया उसको भी याद रखना जरूरी है। ठीक, तो बिबियन डेरेजियो के द्वारा यंग बंगाल आंदोलन चलाया गया और इस आंदोलन का जो महत्वपूर्ण मांग थी प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त करना। इसका क्या काम था, इसकी मांग थी कि प्रेस की स्वतंत्रता नहीं, प्रेस की स्वतंत्रता नहीं, प्रेस पर स्वतंत्रता लाना, स्वतंत्रता को समाप्त नहीं करना, प्रेस की स्वतंत्रता को प्रदान करना, प्रेस की स्वतंत्रता को प्रदान करना। उसके बाद शोषण पर अंकुश लगाना, शोषण पर अंकुश, शोषण पर जो है अंकुश लगाना। उसके बाद भारतीयों को ऊंचे पदों पर जो है मौका देना, भारतीय को जो है नौकरी में ऊंचे पद प्राप्त करवाना। ठीक, ऊंचे पद पर जाने के लिए अधिकार देना। ठीक, तो प्रेस की स्वतंत्रता क्या था कि बिबियन डेरेजियो का यह कहना था कि प्रेस के ऊपर जो अंकुश लगाया गया है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उस अंकुश को हटाया जाए और भारतीय प्रेस को एक स्वतंत्रता दिया जाए। भारतीय प्रेस को क्या किया जाए, स्वतंत्रता दिया जाए। और 1826 में ये प्रेस की स्वतंत्रता की मांग करते हैं और 1835 से 36 के आसपास चार्ल्स मेटकॉफ का शासन काल आता है और चार्ल्स मेटकॉफ जो है पूर्ण रूप से भारतीय प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान करवाता है। इसलिए
प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। शोषण को समाप्त करवाया जाए, इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण मांग थी कि जो भारतीय जो जमींदार थे वो यहाँ के किसानों का शोषण करते थे। यहाँ के किसानों के ऊपर अंग्रेजों ने तो शोषण किया ही किया, लेकिन यहाँ के भारतीय जो जमींदार लोग थे वो किसानों का शोषण करते थे। इस वजह से इस आंदोलन का मुख्य मांग ये था कि जो भारतीय जमींदारों के द्वारा जो यहाँ के किसानों का शोषण किया जा रहा है, उस शोषण को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। और यहाँ पर जो नौकरी में मतलब ब्रिटिश पद में जो ऊंचे पद है, ऊंचे पद पर भारतीयों को जाना वर्जित था, तो मतलब भारतीयों को भी ऊंचे पद पर पदस्थापित किया जाए, ऊंचे पद पर सेवा करने का मौका मिले। तो ये सब जो है महत्वपूर्ण मांगे यंग बंगाल आंदोलन का था। और बेबियन डिरेजियो इस यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया। और इस यंग बंगाल आंदोलन में बहुत सारे बंगाल के युवाओं ने भी भाग लिया था, युवाओं ने भी भाग लिया था, ठीक, क्योंकि प्रेस को स्वतंत्रता दिलवाना था, जमींदारों से जो शोषण हो रहा था उस शोषण को खत्म करवाना था, भारतीयों को ऊंचे पद पर जाने का मौका भी दिलवाना था। तो इस वजह से इसमें जो है मुख्य रूप से कौन भाग लिए थे? बंगाल के युवा लोग भाग लिए थे। उसके बाद एक था धर्म सभा। धर्म सभा एक जो है एक आंदोलन हुआ, धर्म सभा, धर्म सभा, धर्म सभा। और इसके नेतृत्व किए थे राधाकांत देव 1830 में, 1830 में, 1830 में धर्म सभा। और इस जो है धर्म सभा का नेतृत्व कौन किए थे? राधाकांत देव, राधाकांत देव। आपको पिछले क्लास में हमने बताया था कि राधाकांत देव जो है वो राजा राम मोहन राय के समय में ही थे, मतलब राजा राम मोहन राय और राधाकांत देव दोनों मिलकर के काम करता था। तो होता क्या है कि दोनों के बीच वैचारिक मतभेद होता है, और वैचारिक मतभेद होने के बाद ये अलग से एक धर्म सभा नामक संगठन बनाता है और राजा राम मोहन राय के विरोध में काम कर रहा होता है। वो एक तरफ राजा राम मोहन राय सती प्रथा के विरोध में काम कर रहे थे, सती प्रथा के विरोध में वो जो है अंग्रेजों से नियम बनवाने में लगे हुए थे, कानून को लागू करवाने में लगे हुए थे, कुछ सती प्रथा जो कुप्रथा वर्षों से चली आ रही है, इस सती प्रथा को समाप्त किया जाए। और वहीं जब राधाकांत देव को राजा राम मोहन राय से मतभेद हुआ तो भाई मतभेद अपनी जगह पर था, आप सती प्रथा के समर्थन में क्यों काम करने लगे? ये तो गलत बात था ना। एक व्यक्ति जो समाज में सुधार लाना चाह रहा है और वहीं पर ही व्यक्ति जो है बीच में जो है अड़चन बन गया। राधाकांत देव धर्म सभा नामक संगठन बनाया और इसका कहना यह था कि सती प्रथा जो है समाज के लिए अच्छा बात है, सती प्रथा का ये समर्थन किया था ये व्यक्ति, ठीक, जो कि बहुत गलत काम किया था। तो इस वजह से ये गलती आदमी को भी आप ध्यान में रखेंगे, राधाकांत देव धर्म सभा, ठीक। उसके बाद देव समाज, धर्म सभा के बाद देव समाज। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज, देव समाज, इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? शिव नारायण अग्निहोत्री। ये सब का काम था हिंदू धर्म में तो चली आ रही कुप्रथा थी, उस कुप्रथा को समाप्त करवाना, हिंदू धर्म में उत्थान लाना, हिंदू धर्म को एक नई दिशा देना। तो ये सब काम था इन लोगों का। तो देव समाज भी हिंदू धर्म में परिवर्तन करने को लेकर के काम कर रहा था, हिंदू धर्म में उत्थान लाना चाहता था, हिंदू धर्म में जो कुप्रथाएं चली आ रही थी उसको समाप्त करवाना था। और देव समाज में जो है मुख्य रूप से इस संगठन, जो देव समाज को जो संगठन करता थे उनका नाम क्या था? शिव नारायण अग्निहोत्री था, ठीक, शिव नारायण अग्निहोत्री। उसके बाद सत्य शोधक समाज, एक था सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज। और जो सत्य शोधक समाज जो था ये इसके संस्थापक थी ज्योतिबा फुले। इसके संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। मतलब इन लोगों का क्या काम था कि जब ब्रिटिश का शासन जब यहाँ पर चल रहा था, ब्रिटिश का शासन, तो दो लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। एक महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी, एक दलितों का स्थिति बहुत दयनीय था। महिलाओं के साथ जो है महिलाओं को मंदिर में प्रवेश वर्जित था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था। तो ये सब जो है महिलाओं के साथ भेदभाव होता था। और दलित से भी जो लोग हैं, दलितों को भी मंदिर में प्रवेश वर्जित था, दलितों से लोग छुआछूत जैसा भाव रखते थे। तो उस सब चीजों को समाप्त करने के लिए हिंदू धर्म में महिलाओं का जो शोषण हो रहा था, दलितों का जो शोषण हो रहा था, और ये सब कुप्रथा सदियों से हिंदू धर्म में चली आ रही थी, तो वो सब कुप्रथा को समाप्त करने के लिए ये सब संगठन, ये सब समाज सुधारक आगे आए और ये सब संगठन बना करके इस संगठन के जरिए हिंदू धर्म को एक नया मार्गदर्शन किए। तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले, और इनका संगठन का मुख्य कारण था, मुख्य मतलब
जो काम था इनका संगठन का मुख्य उद्देश्य था दलितों को मंदिर में प्रवेश करवाना। दलितों को मंदिर में क्या करवाना दोस्तों? प्रवेश करवाना। ठीक, दलितों के उत्थान के लिए ये सब संगठन की स्थापना की गई। और ज्योतिबा फुले के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है गुलामगिरी। क्या नाम है दोस्तों? गुलामगिरी। तो गुलामगिरी जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया है। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के क्या थे? संस्थापक थे। मिटा दे, ये सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे। मिटाते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। वायकोम सत्याग्रह, वायकोम श्री नारायण गुरु, वायकोम एक सत्याग्रह चला जिसका नाम था वायकोम सत्याग्रह। वायकोम सत्याग्रह ये जो है इसके संस्थापक या वायकोम सत्याग्रह चलाने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था श्री नारायण गुरु। क्या नाम था? श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु का कहना यह था कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर। मतलब मानव के लिए एक धर्म होना चाहिए, मानव के लिए एक जाति होना चाहिए, मानव के लिए एक ईश्वर होना चाहिए। ठीक, और ये श्री नारायण गुरु का कथन था। इन्होंने भी दलितों के उत्थान के लिए ये वायकोम सत्याग्रह चलाए और इन्होंने यह कथन मतलब समाज को उपदेश दिया कि मानव के लिए एक धर्म होना चाहिए, एक जाति होना चाहिए, जो जाति के अनुसार ऊंचे वर्ग के लोग छोटे वर्ग के लोगों को सताते थे, इस वजह से दलितों का शोषण हो रहा था। तो ये सब चीज को समाप्त करने के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर, ये जो कथन है वो श्री नारायण गुरु का है और ये वायकोम सत्याग्रह के क्या थे? संचालन करता थे। उसके बाद ये सब जो तो था दोस्तों, ये सब तो हिंदू धर्म में चली आ रही कुप्रथा थी, इसको समाप्त कराने के लिए ये सब जो है आंदोलन चले आ रहे थे। अब जो है जिस तरह से हिंदू धर्म में कुप्रथाएं थी उसी प्रकार से इस्लाम धर्म में भी कुप्रथाएं चली आ रही थी सदियों से। पारसी धर्म में भी चली आ रही थी कुछ कुप्रथाएं सदियों से। तो हिंदू धर्म में चली आ रही कुप्रथा के बारे में तो पढ़े, छुआछूत, महिलाओं के साथ शोषण, दलितों के साथ शोषण, बाल विवाह प्रथा, उसके बाद जो है सती प्रथा, ये सब के बारे में आप पढ़ लिए। अब जो है इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ते हैं कि इस्लाम धर्म में कौन कौन सी प्रथाएं चली आ रही थी। इस्लाम धर्म के प्रथा के बारे में जानते हैं। एक हुआ अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, ये इस्लाम धर्म का आंदोलन था, अलीगढ़ आंदोलन। और अलीगढ़ आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वो थे सर सैयद अहमद खां। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां जो है हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करते थे। वो हिंदू मुस्लिम में छुआछूत नहीं होने देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम में बंटवारा हो, वो नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम में धर्म के आधार पर लोग आपस में लड़े। इनका कहना था कि जो हिंदू मुस्लिम जो है भारत की दो आंखें हैं। सोचिए ये व्यक्ति का सोच कितना बड़ा रहा होगा जो हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के इस बात को बोला कि हिंदू मुस्लिम भारत की दो आंखें हैं, अगर एक आंख भी खराब हो गया, मतलब इस आंख को खराब करेंगे तो भी भारत को कष्ट, इस आंख को खराब करेंगे तो भी भारत को कष्ट। मतलब हिंदू एकता के इतने बड़े ये समर्थक व्यक्ति थे जो कि ये हिंदू मुस्लिम को लेकर के ये कहे कि हिंदू मुस्लिम क्या है? भारत की दो आंखें हैं। और ये कथन सर सैयद अहमद खां का था और ये अलीगढ़ आंदोलन के क्या थे? संचालन करता थे। और सभ्यता और नैतिकता, इनका एक पुस्तक लिखा हुआ है सभ्यता और नैतिकता। सभ्यता और नैतिकता नामक एक पुस्तक है, सभ्यता और नैतिकता, सभ्यता और नैतिकता, सभ्यता और नैतिकता नामक पुस्तक सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखा गया है। और इस आंदोलन के विपरीत देवबंद आंदोलन चलाया जा रहा था। और जहां पर एक तरफ अलीगढ़ आंदोलन चल रहा था तो इसके विपरीत जो है अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत देवबंद आंदोलन चलाया जा रहा था। देवबंद आंदोलन, तो ये चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि जब अलीगढ़ आंदोलन चलाया जा रहा था ठीक उसी समय अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत कौन सा आंदोलन चलाया जा रहा था? तो देवबंद आंदोलन चलाया जा रहा था। सर सैयद अहमद खां जो थे वो ये मानते थे कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं का संगठन है और इनके बारे में ये कहना था कि हिंदू और मुसलमान भारत के दो आंखें हैं और कांग्रेस के प्रति इनके मन में अभाव था। इनका यह मानना था कि कांग्रेस हिंदुओं का संगठन है। इस बात को लेकर के सर सैयद अहमद खां कांग्रेस से नाराज रहे और कांग्रेस का ये विरोध किए थे, कांग्रेस पार्टी का जो है विरोध किए थे। और अंग्रेज सर सैयद अहमद खां
से सहायता लिया था, मदद लेकर के कांग्रेस को तोड़ना चाहता था अंग्रेज। लेकिन भले ही ये कांग्रेस के विरोधी रहे, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम के कभी विरोधी नहीं रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के समर्थक रहे हैं। और अंग्रेज चाहता था कि हम इनसे मदद लेकर के कांग्रेस को तोड़ दे, कांग्रेस को कमजोर करें, लेकिन इस बात में जो है अंग्रेज असफल रहा। ठीक, तो सर सैयद अहमद खान कांग्रेस के क्या थे? विरोधी थे। और कांग्रेस का विरोध करके इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन, इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन, इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन, इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन नामक संगठन जो है इसके द्वारा चलाया गया था, सर सैयद अहमद खान के द्वारा ही चलाया गया था। और कांग्रेस के विरोध करने के बाद इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन नामक संगठन का स्थापना कौन किए थे? सर सैयद अहमद खान किए थे। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, 1875 में जो है दोस्तों मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा ही किया गया था। सर सैयद अहमद खान मतलब ये जानते थे कि हम लाख कोशिश के बावजूद हम इस्लाम धर्म में चली आ रही कुप्रथा को हम समाप्त नहीं कर सकते हैं जब तक कि इस्लाम धर्म के लोग शिक्षित न हो जाए। मुसलमान जब तक शिक्षा को ग्रहण नहीं करेगा, अपने अधिकार को नहीं समझेगा, तब तक हम कितनों भी आंदोलन चला लें, इस्लाम धर्म के अंदर परिवर्तन नहीं आने वाला है। तब जाकर के इसने 1875 में क्या किया? अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। और वही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वर्तमान में जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू और मुसलमान कोई भी छात्र जो है, एक टेस्ट होता है, एग्जाम, उस एग्जाम को पास करके आप उस यूनिवर्सिटी में जाकर के शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना 1875 में हुआ था, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का जो वर्तमान जो नाम है वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कहाँ है? अलीगढ़ में। तो ये सब चीज को आप क्या रखेंगे दोस्तों? ध्यान में रखेंगे। और देवबंद आंदोलन, ये जो है सैयद मोहम्मद कासिम और सैयद अहमद गंगोही, मोहम्मद कासिम और सैयद अहमद गंगोही, सैयद अहमद गंगोही। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम और सैयद अहमद गंगोही के द्वारा चलाया जा रहा था। एक तरफ अलीगढ़ जो आंदोलन सर सैयद अहमद खान के द्वारा चलाया जा रहा था, ये कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। वहीं एक तरफ देवबंद आंदोलन जो मोहम्मद कासिम और मोहम्मद सैयद गंगोही के द्वारा चलाया जा रहा था, ये कांग्रेस पार्टी का क्या था? समर्थक था। मतलब जितने काम अलीगढ़ आंदोलन ने किया, ठीक उसका उल्टा काम देवबंद आंदोलन ने किया था। ठीक, तो अलीगढ़ आंदोलन के ठीक विपरीत देवबंद आंदोलन चलाया जा रहा था। और इसके नेतृत्वकर्ता ये व्यक्ति थे, इसके नेतृत्वकर्ता सर सैयद अहमद खान थे। ये सब चीज को आप क्या रखेंगे दोस्तों? ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बहावी आंदोलन है, मिटा दें। एग्जाम की दृष्टि से परीक्षा में जहां से प्रश्न पूछते हैं और जितने प्रश्न आते हैं उतना ही हम आपको बता रहे हैं ताकि आपसे प्रश्न छूटे ना। एक बहावी आंदोलन, एक बहावी आंदोलन। और बहावी आंदोलन के ठीक उल्टा, मतलब ठीक विपरीत में जो आंदोलन कार्य कर रहा था वो था अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन। एक तरफ बहावी आंदोलन चल रहा था दोस्तों, कहां से? पटना में। बहावी आंदोलन पटना में चल रहा था। ये बहावी आंदोलन जो है एक प्रकार का सांप्रदायिक आंदोलन था। ये जो है भारत को इस्लामीकरण करना चाहता था। इसने जो है जिहाद का नारा दिया था, इसने जो है धर्म युद्ध का नारा दिया था, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को भड़काया था कि ये जो जिहाद मतलब धर्म युद्ध का नारा दिया, जिहाद का नारा दिया। ये भारत में जो है सांप्रदायिक आंदोलन था। इसका जो है नेतृत्व क्या बोल रहे थे? हाँ, ये जो है जिहाद का नारा दिया था। इसका जो है मुख्य उद्देश्य था भारत में इस्लामीकरण करना। और वहीं अहमदिया आंदोलन जो है वो जिहाद का विरोध किया था। ये जो है जिहाद का विरोध किया था। इसका उद्देश्य भारत में इस्लामीकरण करना नहीं था। इसका उद्देश्य जो है हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना नहीं था। इसका उद्देश्य जो है हिंदू मुस्लिम को आपस में भाईचारे का संदेश देना था। वहीं बहावी आंदोलन का उद्देश्य भारत में क्या करना था? इस्लामीकरण करना था। ठीक, और बहावी आंदोलन का जो समर्थक, मतलब बहावी आंदोलन का जो नेतृत्व करता वो हुए कौन हुए जी? सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी कौन हुए? सैयद अहमद बरेलवी। आप याद रखेंगे पूरा नाम, सैयद अहमद बरेलवी।
सैयद अहमद बरेलवी जो है बहावी आंदोलन के क्या थे, नेतृत्व करता थे। और बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन बन के कहां पे बन के उभरा था, तो पटना में बन करके उभरा था, प्रमुख केंद्र पटना था, ठीक। और वही अहमदिया आंदोलन के जो नेतृत्व करता हुए वो थे मिर्जा गुलाम अहमद। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों, मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद मुख्य रूप से हम आपको फिर से बता रहे हैं, कौन से आंदोलन का नेतृत्व कौन किया या कौन सा संगठन का स्थापना कौन किया और कब किया, यही चीज आपको याद रखना है, यही चीज मूल है। यहीं से आप कहानी, आपसे एग्जाम में कहानी नहीं पूछा जाएगा, आप मेंस का पेपर नहीं लिखने जा रहे हैं, आपको ऑब्जेक्टिव देना है, आपसे कहानी नहीं पूछा जाएगा, आपको यही पूछा जाएगा कि कौन सा संगठन किसके द्वारा स्थापित हुआ, कौन सा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, कौन सा आंदोलन का नेतृत्व कौन किया और कौन सा आंदोलन कब और कहां हुआ। इस चीज को आप मुख्य रूप से ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि बहावी आंदोलन के विरोध में या बहावी आंदोलन के ठीक विपरीत कौन सा आंदोलन चल रहा था, तो अहमदिया आंदोलन चल रहा था। बहावी आंदोलन का मुख्य काम था जिहाद का नारा देना, भारत में इस्लामीकरण करना। वहीं अहमदिया आंदोलन जिहाद के नारा का विरोध किया। इसका उद्देश्य भारत में इस्लामीकरण करना नहीं था, इसका उद्देश्य समाज में सौंदर्य लाना, मतलब समाज में एकता लाना था। इसका उद्देश्य क्या था, समाज में एकता लाना था। वहीं बहावी आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा किया गया। वहीं अहमदिया आंदोलन का नेतृत्व मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया। तो ये सब चीज को आप दोस्तों क्या रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक। आगे, और अहमदिया आंदोलन है ना, ये पंजाब में हुआ था, पंजाब के कादियानी, इसलिए अहमदिया पंजाब में कादियानी जगह का नाम है, पंजाब के कादियानी में हुआ था। बहावी आंदोलन जो है मुख्य रूप से पटना उसका प्रमुख केंद्र बन के उभरा था, इसलिए अहमदिया आंदोलन को कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। अहमदिया आंदोलन को क्या कहा जाता है दोस्तों, कादियानी आंदोलन कहा जाता है। तो मिटा दे, ये सब चीज को आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब आइए आगे देखते हैं, बस 2-4 मिनट का क्लास और है। एक है रहनुमाई मजदायन सभा, रहनुमाई मजदायन सभा। जिस तरह से हिंदू धर्म में कुप्रथा के बारे में पढ़े, इस्लाम धर्म में चली आ रही कुप्रथा के बारे में पढ़े, उसी तरह से पारसी धर्म में भी कुप्रथा चली आ रही थी। पारसी धर्म में भी कई प्रकार की कुरीतियां थी। उस कुरीतियां को दूर करने के लिए रहनुमाई मजदायन सभा नामक संगठन की स्थापना की गई और यह आंदोलन चलाया गया, रहनुमाई मजदायन सभा। और ये जो है पारसी धर्म से संबंधित है। ये रहनुमाई मजदायन सभा किस धर्म से संबंधित है दोस्तों, पारसी धर्म से संबंधित है। और दादा भाई नेरोजी फरदौजी और एसएस बंगाली, कौन कौन इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे, दादा भाई नौरोजी, एसएस बंगाली, दादा भाई नौरोजी, एसएस बंगाली और नैरोजी फरदौजी। तो दादा भाई नौरोजी फरदौजी और एसएस बंगाली, ये 3 व्यक्ति मिलकर के रहनुमाई मजदायन सभा नामक आंदोलन चलाया। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था पारसी धर्म में चली आ रही कुप्रथा को समाप्त करना। वहीं दादा भाई नेरोजी द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है राष्ट्र गुप्तार पत्रिका। इनके द्वारा एक पत्रिका लिखा गया था, राष्ट्र गुप्तार पत्रिका। तो दोस्तों राष्ट्र गुप्तार पत्रिका दादा भाई नेरोजी के द्वारा लिखा गया है। दादा भाई नेरोजी के द्वारा रहनुमाई मजदायन सभा नामक आंदोलन चलाया गया है और ये आंदोलन पारसी धर्म से संबंधित है। तो इस वजह से इस चीज को आपको क्या रखना है, याद रखना है। जिस प्रकार बहावी आंदोलन ने जिहाद के नारा का समर्थन किया था, जिहाद का नारा दिया था, उसी प्रकार अहमदिया आंदोलन ने जिहाद के नारा का विरोध किया था। तो दोस्तों ये सब जो है धार्मिक आंदोलन थे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे। इस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो आप टॉपिक पढ़े, इसमें से आपको एक ही चीज, मूल बात यह है कि समाज में जो कुप्रथाएं चली आ रही थी, धर्म में जो कुप्रथाएं चली आ रही थी, उसी को तो परिवर्तन करना था, उसी को तो बदलना था। सती प्रथा हो, बाल विवाह प्रथा हो, महिलाओं के साथ शोषण हो, दलितों के साथ शोषण हो, मंदिर में प्रवेश करने दलितों को प्रवेश न कर दिए जाने वाला शोषण हो, मुसलमानों में चली आ रही जो कुप्रथाएं थी,
पारसी समाज में जो चली आ रही कुप्रथाएं थी, महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा गया था, ये सब जो कुप्रथाएं थी, तो ये सब कुप्रथा को समाप्त करने के लिए ही धार्मिक सुधार आंदोलन चला, सामाजिक सुधार आंदोलन चला। और इसमें आपने महापुरुषों के बारे में पढ़ा, चाहे राजा राम मोहन राय हो, दयानंद सरस्वती हो, स्वामी विवेकानंद हो, चाहे सर सैयद अहमद खां हो, चाहे यहाँ पर एस बंगाली साहब हो, चाहे यहाँ पर जो है दादा भाई नौरोजी, मतलब विभिन्न महापुरुषों के बारे में पढ़ा और आपने ये जानने का प्रयास किया कि ये व्यक्ति किस तरह से समाज में परिवर्तन लाए, किस तरह से महिलाओं को उत्थान की ओर ले गए, किस प्रकार से दलितों को उत्थान करवाया, किस तरह से दलितों के हक के लिए लड़ाई लड़ा, महिलाओं के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा, तब जाकर के आज वर्तमान में महिलाओं की स्थिति अगर कुछ अच्छी हुई है, दलितों की स्थिति कुछ अच्छी हुई है। महिला और दलित जो आज समाज की मुख्य धारा में आकर के कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, समाज की मुख्य धारा में भाग ले रहे हैं, वो जो है पढ़ लिख रहे हैं, अच्छे पद को ग्रहण कर रहे हैं, समाज में अपना योगदान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो 19वीं 20वीं सदी में जो समाज ये सब जो समाज सुधारक हुए और इन समाज सुधारकों के वजह से जो आंदोलन हुआ, वही आंदोलन का प्रभाव है दोस्तों, जिस वजह से आज कहीं ना कहीं दलितों की स्थिति अच्छी है, कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति अच्छी है। और आज महिला को या पुरुष, महिला पुरुषों से कम नहीं है, महिलाओं भी विभिन्न क्षेत्रों में कहीं ना कहीं पुरुष से ज्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है और पुरुष से कदम मिला करके समाज में एक नया परिवर्तन लाने की ओर, समाज को एक नई दिशा देने की ओर, भारत को एक नई मुकाम पर पहुंचाने की ओर जो है महिलाएं भी कदम से कदम मिला करके देश के विकास में अपना योगदान दे रही है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन नामक जो चैप्टर था वो समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपका क्लास अच्छा लगा हो, हमारे यूट्यूब चैनल उन्नयन ज्ञान बिंदु GS स्टडीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और आप हमसे जुड़े, सहयोग करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।